So let's begin with the most interesting part of electrostatics, that is conductors. Conductors and their behaviors when other charges are around conductor, when their behavior, कंडक्टर का बिहेवियर हमें स्टडी करना है जब उनकी अर्थिंग कर दी जाए, आसपास में कोई चार्जेस ला के रख दिए जाए, आसपास में कोई दूसरे स्ट्रक्चर्स ला के रख दिए जाए, तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ कवर करने वाले हैं. तर्क वितर्क है ना, लॉजिक्स, यहाँ पे लॉजिक डिस्कस होंगे. ये जैसे कई बार ऐसा होगा, मैं आपसे कहूँगा ये इवेंट 1 इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. इवेंट 2, इवेंट 3 एंड ऑल अदर पॉसिबिलिटीज आर negated. That is why event 1 is happening. We might not have any proofs for why event 1 is happening. तो जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ेगी you'll know the truth. Let me tell you that ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना. तो पहले तो मैं कंडक्टर्स के बारे में 2-4 लाइनें बोल देता हूँ. वैसे आपको पता होता है कंडक्टर क्या होते हैं. कंडक्टर्स आर मेनली मेटल्स. स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स आर मेनली मेटल्स होते हैं वो, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में मिलते हैं, इफ़ आई एम राइट, है ना. और दे टेंड टू ईजिली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो ये मैंने ग्रिड बनाया है, एक ग्रिड. ये ग्रिड है. इस ग्रिड में कोई भी एक ये प्लस प्लस तो न्यूक्लियस है. सॉलिड स्टेट चैप्टर में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो. ये इनर इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स बनाए हुए हैं. वो क्लाउड बताते हैं ना केमिस्ट्री में, क्लाउड्स होते हैं. तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स हैं. लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के उतने प्रभाव में नहीं होते हैं, है ना. लुच्चे टाइप के होते हैं, आवारा टाइप के होते हैं. तो अपने आवारापन में वो क्या करते हैं, दे टेंड टू हैव द फ्रीडम एंड मोबिलिटी. तो अंदर जो ये वॉइड स्पेस है ना, वॉइड स्पेस, इसमें ये आराम से विचरण करते हैं. तो मतलब ये अंदर इनको पता भी नहीं है कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का वैलेंस है. बस जनरल ये अंदर विचरण कर रहे हैं. दे आर गलियों में जैसे घूमते हैं ना आवारा लड़के टाइप के, तो उस तरह से ये विचरण करते हैं. एंड सर्टेन सी बात है कि जब कोई एक्सटर्नल चार्ज आता है तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि इनके पास ही मोबिलिटी है, तो यही जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं. एंड देन दे रन टूवर्ड्स दैट साइड और दे रन अवे फ्रॉम दिस साइड. ये इस तरह का रिस्पॉन्स शो यही करते हैं, है ना. तो व्हाट आई सेड इज conductors are mainly metals who tend to lose their valence electrons easily, and these valence electrons are available inside the voids. अंदर जो voids हैं उसमें available रहते हैं with a mobility, and whenever an external effect comes, these electrons will show response. भाई नॉन कंडक्टर होएगा तो फिर तो आप आओ ना, आप प्लस चार्ज लेके आओ. इन इलेक्ट्रॉनों का कोई अट्रैक्टेड तो होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर मोबिलिटी नहीं होगी तो आ नहीं पाएंगे चल के आपकी तरफ, आपकी साइड पे. मैं इसको और एक डायग्राम से समझाता हूँ, देखो, है ना. सपोज ये एक अजीब से शेप का कंडक्टर है, न्यूट्रल है ना. न्यूट्रल कंडक्टर आप उठा के लेके आए, न्यूट्रल कंडक्टर कहीं से उठा के लेके आए आप, न्यूट्रल कंडक्टर. और अब इसके अंदर डेफिनेट सी बात है फ्री चार्जेस होंगे, मोबिलिटी के साथ चार्जेस होंगे. तो अब मैं यहाँ पे एक चार्ज लेके आता हूँ Q, इसके एडजेसेंट पास में. जैसे ललचाते हैं ना किसी को देखे, जैसे मैग्नेट के सामने मैं आयरन फाइलिंग्स के पास आप मैग्नेट लेके आते हो तो वो रेस्पॉन्स शो करता है. वैसे उसी टाइप से सोचना है कि एक न्यूट्रल कंडक्टर के बगल में मैंने Q चार्ज ला के रखा. तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, है ना. ये अपना पहला पॉइंट होगा बातचीत का. तो जैसे ही आप यहाँ ला के रखते हो, व्हाट आई एक्सपेक्ट इज दैट इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दनादन दौड़ के इस एंड पे आ जाएंगे, यहाँ पर जिसको जगह मिलेगी. अब आप बोलोगे सर ये यहाँ क्यों बैठा है, इसको तो वहाँ बैठना चाहिए. तो आप देखो ना वहाँ कौन बैठा है, ठीक है, वो आपका आकर्षण है, लेकिन दिस माइनस साइन एंड द अदर माइनस साइन दे आर ऑफ सेम कास्ट. एक ही जात के हैं ये, और एक ही जात के माइनस चार्ज हैं, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत. तो सिंस दे डू नॉट लाइक ईच अदर, तो ये सेटलमेंट करते हैं. भाई कोई नेगेटिव चार्ज यहीं तक क्यों आ पाया, क्योंकि उसका अट्रैक्शन तो है उस पर. अब आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी पॉजिटिव. तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो इसको सिर्फ उसका ही आकर्षण थोड़ी दिख रहा होगा. द अदर इडियट्स आर ऑल्सो रिपेलिंग इट. तो सेटलमेंट करके उसने एक जगह बनाई. ओके, अच्छा, इधर पीछे प्लस पना आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेट सी बात है जिस घर से इलेक्ट्रॉन आया वहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज पॉपअप हो जाएगा ना. जिस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ आ गया वहाँ क्या होगा, वहाँ तो सूनापन छा जाएगा. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन आवारा था लेकिन आसपास था, तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करता था. तो अब आप ये देखें कि एज सुन एज द चार्ज इज ब्रॉट हियर, एज सुन एज दिस चार्ज कम्स हियर, अ पोलैरिटी क्रिएशन बिगिंस, है ना. एक पोलैरिटी क्रिएशन शुरू हो जाता है, और वो पोलैरिटी क्रिएशन फटाफट से स्टडी हो जाता है ना. पोलैरिटी क्रिएशन स्टार्ट होगा और तुरंत ही स्टडी हो जाए. सारे पॉइंट्स मैं लिख दूंगा, है ना, डोंट वरी. तो पोलैरिटी क्रिएशन शुरू हुआ, जैसे ही आप यहाँ पे आए ये इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर आना शुरू हुए, और इधर माइनस इकट्ठा हो गया, पीछे सूनापन छा गया. अच्छा, एक बात और मैं अभी एक एज एन अजर्शन बोल रहा हूँ कि ये माइनसेस और ये प्लसेस का जो चार्ज जनरेट हुआ ये सिर्फ सरफेस पे होता है, अंदर इंटीरियर में पोलैरिटी जनरेशन नहीं है. इसका लॉजिक रीज़न मैं आपको दूंगा, अभी फिलहाल सिर्फ अजर्शन की तरह. आप इसको ऐसे ले लो कि मैं आपके टीचर ने ऐसा कहा है और सबूत मिलेगा, है ना.
तो सरफेस पे क्या हो नाटक शुरू हुआ भाई, ये तो मान रहे हो ना आपके क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव मान रहा हूँ उसको मैं, तो माइनसेस यहाँ आ गए और प्लसेस जहाँ से आए वहाँ सूनापंच आ गया। तो इस तरह की एक पोलैरिटी जनरेट होती है, ठीक है। और मैंने बोला कि आप इस बात को कुछ देर के लिए मान लो कि ये माइनसेस और प्लसेस जो ऐसा नहीं है कि पूरा ये जो वैसे धरती का नदन पोल और सदर्न पोल होता है, तो मैं अगर इसको ऐसे बांटूँ तो दिस इज़ द ईस्टर्न पोल एंड दिस इज द वेस्टर्न पोल। तो ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न पोल का पूरा अंदर इंटीरियर पूरा का पूरा लड्डू नेगेटिवली चार्ज है और ये वेस्टर्न पोल जो है साइड का पूरा दड़बा पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा नहीं होता है। इंटीरियर इज स्टिल न्यूट्रल एंड आउटर सरफेसेस गेट नेगेटिव दिस साइड एंड पॉजिटिव दिस साइड। ओके, अच्छा, क्योंकि इसकी शकल बहुत अजीब सी है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। इट इज सर्टेनली अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बट वन थिंग वी कैन से दैट्स विद इन नो टाइम क्विकली, इलेक्ट्रॉन है अपने तरह थोड़ी है कि आधा घंटा 15 मिनट आ रहा हूँ आ जाऊँगा ना, भी बुला लिए तो ठीक है ना। जैसे ही ये आया विद इन नो टाइम इलेक्ट्रॉन्स विल रन टूवर्ड्स दिस साइड, पीछे सूनापंच आ जाएगा एंड देयर इज गोना बी अ स्टेडी स्टेट। विद इन नो टाइम एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी। ओके, ये माइनसेस और प्लसेस थम गया कि बस अटक गए। अब हमें ये सोचना है भाई, ये तो आप कन्विंस होना पड़ेगा आपको कि स्टेडी स्टेट नहीं आई तो इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन आजीवन चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई। आपने जब इनपुट आपका फिक्स है तो आपका आउटपुट भी तो फिक्स होना चाहिए ना। जब आप कोई एक इनिशियल इनपुट डालते हो, है ना, आप अगर पोहा खाते होगे, आप सब लोग पोहा में एक नींबू डाला, आपने नींबू एक डाला, ऐसा तो नहीं कि नींबू डाले जा रहे हो, एक नींबू निचोड़ दिया आपने उसमें। अब आप जो खाओगे वो इफेक्ट होगा उस नींबू का। तो फॉर अ गिवन नींबू देयर इज अ फिक्स्ड इफेक्ट, तो फॉर अ गिवन चार्ज देयर इज अ फिक्स्ड पोलैरिटी जनरेशन विच इज इमीडिएटली अक्वायर्ड एंड थिंग्स बिकम स्टेडी। थम गया सब कुछ। अब मैं कह रहा हूँ कि थम गया तो ऐसा क्या हो गया होगा कि अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर इंटीरियर में देख लो, अच्छा अंदर तो मैंने मना कर दिया, अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ कोई इस जगह पॉइंट पी लेता हूँ मैं, पॉइंट पी पे एक इलेक्ट्रॉन है, पॉइंट पी पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो नहीं जा रहा उस तरफ। तो वो क्यों नहीं जा रहा होगा? हुआ क्या है कि जब बिल्कुल शुरू में अपने इस प्रक्रिया को शुरू किया था तो इस क्यू चार्ज अकेले का अट्रैक्शन था इलेक्ट्रॉन्स के पास, इसलिए वो भाग के जाया करते थे। अब थोड़ी सी देर बाद क्या हुआ, स्टेडी स्टेट आने के बाद क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन जो अंदर इंटीरियर में है इसके पास उस तरफ जाने का कोई मोटिवेशन नहीं है। क्यों नहीं है मोटिवेशन? बिकॉज नाउ देयर आर 3 कैरेक्टर्स अप्लाइंग फोर्सेज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन एट पी। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मैन रखा हुआ है, उसके ऊपर 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं, और वो 3 लोग कौन है? एक तो ये चार्ज, एक ये नेगेटिव पोलैरिटी, भाई ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो दिस चार्ज इज बेसिकली पुल्ड बाय दिस, जो शुरू से ही पुल कर रहा था। तो इसके ऊपर एक फोर्स तो फॉरवर्ड है और 2 फोर्सेस बैकवर्ड लग रहे होंगे, एक तो ये नेगेटिव चार्जेस बैकवर्ड फोर्स लगा रहे होंगे और एक पॉजिटिव चार्जेस भी पीछे से बुला रहे होंगे। अर्थात अब इस इलेक्ट्रॉन को कुल मिला के 2 कैटेगरी का इलेक्ट्रिक फील्ड झेलना पड़ रहा होगा। देयर आर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, पहला तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्जेस। सरफेस पोलैरिटी भी कह सकते हैं और सरफेस चार्जेस भी कह सकते हैं, है ना। तो सरफेस चार्जेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड झेलना पड़ रहा है इसको। ये सब सरफेस चार्जेस है, सरफेस पोलैरिटी, सरफेस चार्जेस एक कॉमन शब्द इनके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। और ये भाई का इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब तर्क वितर्क से हमें लगता है कि भाई ये आया, जैसे ही आया भन्नाटेदार इलेक्ट्रॉन भाग के आ गए। अब जब भन्नाटेदार इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग के आ गए तो हर चीज़ का एक अंत तो होता ही है, स्टेडी स्टेट तो होती है, तो स्टेडी स्टेट तो आनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट नहीं आएगी तो फिर दूसरे लॉजिक से आप सोचिए, सिर्फ आपने एक चार्ज ला के रखा है और इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, फोकट में बिजली चल रही है, लट्टू जलाओ ना करके, सिर्फ चार्ज को रखने से बिजली चल रही है और कंटिन्यूसली एनर्जी कहाँ से आएगी फिर? सो ये सब बातें हम सोचते हैं तो हमें हिंट मिलता है कि स्टेडी स्टेट तो आएगी। हर इम्पैक्ट का एक इफेक्ट होता है ना, और इम्पैक्ट बढ़ाओगे इफेक्ट बढ़ेगा। अगर आप इस चार्ज को और ज़्यादा मैग्नीट्यूड का लाओगे तो ये ज़्यादा तगड़ी पोलैरिटी आएगी यहाँ पे, बट पोलैरिटी आके स्टेडी स्टेट तो आएगा। ओके, स्टेडी स्टेट तो आएगा। तो वंस द स्टेडी स्टेट इज अक्वायर्ड देन वी आर टॉकिंग कि भैया स्टेडी स्टेट आएगा। अच्छा, स्टेडी स्टेट आ गया, आने के बाद क्या होगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसके पास मोटिवेशन नहीं है उधर जाने का, तो क्यों नहीं है? अब मतलब एक तरफ तो अपन कह रहे हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अंदर स्टेडी स्टेट आएगी इसके अंदर, एक तरफ तो अपन कह रहे हैं कि स्टेडी स्टेट आएगा, फिर उसका दोबारा सवाल पूछ रहे हैं कि भैया एक इलेक्ट्रॉन महाराज जो पी पे बैठा है, तुम क्यों नहीं जा रहे उस तरफ? तो इलेक्ट्रॉन हमें यही जवाब दे सकता है ना, स्टेडी स्टेट आ गया अब हम नहीं जा रहे। तो कह रहे हैं ठीक है, ये तो वर्बल बात है, लेकिन फोर्सेस के एस्पेक्ट से क्या हुआ? व्हाई आर यू नॉट गोइंग दैट साइड? तो उस इलेक्ट्रॉन का जवाब होगा स्टेडी स्टेट को सपोर्ट करते हुए कि मेरे पे 3 फोर्सेस हैं, इनफैक्ट 2 फोर्सेस हैं। एक तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है और एक सरफेस पोलैरिटी का। सरफेस पोलैरिटी को 2 टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ मैं। ये जो प्लसेस हैं, ये जो माइनसेस हैं, दीज आर गोइंग टू रिपेल दिस, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इन माइनसों की वजह से ये उल्टे जूते खा जाएगा और ये पीछे से बुला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली एक बैकवर्ड फोर्स फील करेगा। सो पी पॉइंट पे आपको ये बात समझ में आनी पड़ेगी कि स्टेडी स्टेट पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। स्टेडी स्टेट पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और नॉट ओनली पॉइंट पी,
एट सो मेनी पॉइंट्स इनसाइड एवरीवेयर, जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है हम इलेक्ट्रॉन के तर्ज पे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है और वो नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इट मीन्स हम ये जो पूरा डॉटेड रीजन है कंडक्टर का, यहाँ इसके अंदर हमारे पास स्टेडी स्टेट एक्सेप्ट करने के बाद एक ही लॉजिक है कि अंदर सब जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। what do I mean by net electric field? E net is basically the summation of the above two, EQ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ उसको, प्लस E सरफेस चार्जेस, है ना। इट इज जीरो वेयर, डॉटेड रीजन में, डॉटेड रीजन। तो इतना माथाफोड़ी और डिस्कशन करने के बाद हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे एक ऐसी जगह पे कि भैया एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के बगल में आप एक क्यू चार्ज लेके आए। एक कंडक्टर है, उसके बगल में आप एक क्यू चार्ज लेके आए, और उस क्यू चार्ज को जब आप लेके आए तो उसने इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉनों पे एक इन्फ्लुएंस डाला। इन्फ्लुएंस डाला बोले तो सारे नेगेटिव चार्जेस जो थे उन्होंने इस तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स फील किया होगा। नेगेटिव चार्जेस बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग के लेफ्ट की तरफ चले गए और राइट की तरफ चले गए होंगे और या एकत्रित हो गए होंगे, पीछे सूनापन छा गया होगा। मैंने आपको बोला कि अंदर ये पोलैरिटी, इंटीरियर में पोलैरिटी नज़र नहीं आती है। उस बात को मैं जस्टिफाई करने वाला स्टेटमेंट अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि सारी बातें कनेक्टेड हैं। यू ब्रॉट अ कंडक्टर, एक कंडक्टर लेके आए आप, ठीक है। कंडक्टर के बगल में आपने चार्ज ला के रखा, उस चार्ज ने इसके कंडक्टर के इंटीरियर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करके यहाँ बुलाया, सॉरी इंटीरियर नहीं, दूसरे साइड के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आकर्षित करके बुलाया। यहाँ सारे देखो इलेक्ट्रॉन्स जम गए, पीछे पॉजिटिविटी छा गई। फिर मैंने अंदर जाके एक इलेक्ट्रॉन का इंटरव्यू लिया कि भैया आप क्यों नहीं जा रहे उस तरफ, तो वो कह रहा स्टेडी स्टेट आ गई। मैंने कहा मीन्स, तो उस इलेक्ट्रॉन ने कहा कि मेरे पे अब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब यह है कि एक जनरल पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट किया था पी, वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द चार्जेस शुड बी जीरो। ऑल द चार्जेस बोले तो देयर आर टू कैटेगरी ऑफ चार्जेस, वन इज दिस एंड द अदर इज द सरफेस चार्जेस, सरफेस पोलैरिटी। तो इनका इफेक्ट डॉटेड रीजन में सब जगह जीरो आ रहा है। अब ये बात साबित हो गई, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब यहाँ पे अंदर इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, और अगर अंदर लाइन नहीं हो सकती तो गॉस लॉ कहता है कि कोई खुला चार्ज तो हो ही नहीं सकता। अंदर इंटीरियर में अगर कोई खुला चार्ज पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पैदा करेगा ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। तो शुरू मैंने क्या बोला था कि अंदर इंटीरियर के अंदर ये सारी बातें क्लैश हो जाएंगी, क्योंकि अगर अंदर चार्ज है तो लाइन होगी, लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते रहेंगे, तो फिर स्टेडी स्टेट कैसे है? तो अगर स्टेडी स्टेट आनी है, स्टेडी स्टेट आनी है मतलब ये सरफेस पे जो चार्जेस की पोलैरिटी बिल्डअप हुई है ये फिक्स हो जाएगी, है ना। तो अगर ये पोलैरिटी फिक्सअप हो जाती है, स्टेडी स्टेट आ जाती है, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स फिर फोर्स नहीं महसूस कर रहे होंगे। फोर्स नहीं महसूस कर रहे होंगे मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बन सकती। इसका मतलब है कि अंदर कोई भी खुला छुट्टा चार्ज पड़ा हुआ पाया नहीं जा सकता। इट मीन्स द इंटीरियर दड़बा, इंटीरियर कोर अनर, है ना। जैसे कोई अर्थ को आप कंडक्टर मानते हो तो अर्थ के अंदर आप चले जाओ, बेसमेंट में अंदर जाके गए, है ना, डोरेमोन का कोई गैजेट यूज़ करके अंदर जाओ धरती के अंदर, तो वहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई भी पोलैरिटी नहीं मिलेगी। पोलैरिटी सिर्फ कहाँ का फिनोमिना है? आउटर मोस्ट टकले का, सरफेस का। ओके, अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ ताकि आप इस स्लाइड को पूरा कंप्लीट कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया आपके लिए, देखो, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिंस टू क्रिएट पोलैरिटी एज सून एज द क्यू इज ब्रॉड। जैसे ही आप इसको लेके आओगे हलवे को, आइसक्रीम को, या अंदर वाले जो कीटाणु हैं, लोग हैं, वो भाग के आ जाएंगे बालकनी में, अपने बालकनी में मुंह झाँकने। लेकिन बहुत जल्दी एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी। स्टेडी स्टेट क्यों आएगी? तो हमारे पास दूसरा लॉजिक वहाँ पे, स्टेडी स्टेट नहीं आएगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। और ये नहीं सोचना है कि सर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, खत्म नहीं होते इलेक्ट्रॉन की संख्या, एवोगैड्रो नंबर तो आपने देखा ही होगा, ये तो ह्यूज नंबर, और ये खत्म नहीं होते, है ना। इन द स्टेडी स्टेट नो ई नेट एग्जिस्ट विद इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर, एक एक बात को ध्यान से सुनना है, कंडक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल पॉइंट लाइक पी, अंदर सब जगह पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो द एंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, एंटायर बॉडी इज इक्विपोटेंशियल। इस पे अपन आते हैं अभी इक्विपोटेंशियल वाली बात पे, पर दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस पूरे पोर्शन को फिर से सुन लो एक बार, है ना, फिर से सुन लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, वापस वही बात बोलूँगा, समय ज़ाया होता है। आपके पास एक ऑप्शन है, यू कैन ऑलवेज पीछे द वीडियो एंड प्ले इट बैक, है ना। बट मैं कंपाइल कर दूँ, जैसे ये क्यू आया, जब ये क्यू आया तो क्या हुआ, इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर्षित हुए। स्टेडी स्टेट आनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ पर नथिंग इज परमानेंट। इफ़ यू हैव एन इम्पैक्ट, एक चीज़ जब आपका इनपुट फिक्स है तो आउटपुट भी फिक्स ही आएगा। तो आउटपुट क्या होगा? माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अंदर वाला रीजन जो है वो स्टेडी स्टेट क्यों आ गई? अंदर के इलेक्ट्रॉन अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फील ही नहीं हो रहा। इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये पूरा कंडक्टर जो है
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, इसके अंदर अंदर लाइन नहीं हो सकती, लाइन नहीं हो सकती इसीलिए तो अंदर कोई पोलैरिटी बिल्डअप नहीं हो सकता। यू कैन नॉट हैव अ खुला चार्ज, प्लस यहाँ पड़ा है माइनस यहाँ पड़ा है, लाइन पैदा करेगा ना। दूसरा बात, पूरा का पूरा कंडक्टर जो है वो इक्वी पोटेंशियल है, सो दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। ऑलराइट। तो एक बात और अपन ऐड ऑन कर लें कि सपोज ये कंडक्टर है, यहाँ पे मैंने लाके चक रखा चार्ज Q, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है P डैश। somebody might say ये देखो मैंने चारों लिख दिया फटाफट से। तो ऑब्टेन E एट P, कोई आपसे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ध्यान से सुना, ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाई नहीं किया कि फलाने का निकालेगा टोटल, अगर सिर्फ ऐसे लिख रहा है तो टोटल, तो ऑब्टेन E एट P बोले तो 0। ये तो अपने पढ़ा ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। फिर पूछता है चलो यहाँ बताओ P डैश पे, तो P डैश कोई कंडक्टर के अंदर का पॉइंट थोड़ी है, तो खुला छूटा बाहर का पॉइंट है। ये फैसिलिटी जो सरफेस चार्जेस आपको दे रहे हैं, मैं इसको एक फैसिलिटी बोलूँगा। सरफेस चार्जेस की क्या नौकरी है, सरफेस चार्जेस की नौकरी क्या है कि इस Q का जो इफेक्ट है वो अंदर इंटीरियर में क्या करना है, शून्य, कैंसिल करवाना है। तो उनकी नौकरी P पे है, P डैश पे थोड़ी है। तो P डैश का जवाब होगा नहीं पता, नहीं पता लगा सकते है ना, और कांट ऑब्टेन, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो इसमें सरफेस पे भी पोलैरिटी है और इस Q भी है, तो इस Q का इफेक्ट तो निकाल सकता हूँ मैं k⁴, लेकिन ये सरफेस पोलैरिटी इतनी वाहियात है, इतनी सारे टाइप की फैली हुई है कि मैं कहाँ से क्या करूँगा। एक तो इस दड़बे की शक्ल बेकार, इंटीग्रेशन वगैरह तो सोचना ही नहीं है ना, नहीं निकाल सकते। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P डैश नहीं निकाल सकते। अच्छा, ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्जेस, SC मतलब सरफेस चार्जेस, तो सिर्फ सरफेस चार्जेस का इफेक्ट चाहिए P पे। आप सोचो सरफेस चार्जेस का और Q का मिला के 0 आता है, क्यों ना मैं इस डिस्टेंस को लिख दूं A और इस डिस्टेंस को लिख दूं B। तो सरफेस चार्जेस का P पे इफेक्ट कैसे निकालें भाई, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है 0, और सरफेस चार्जेस का और Q का मिला के तो टोटल आता है, तो मुझे सरफेस चार्जेस का डायरेक्टली तो निकालना नहीं आता, लेकिन मैं इनडायरेक्टली निकाल सकता हूँ। जो इस Q का इफेक्ट होगा P पे उसका उल्टा है ना। सपोज आई राइट 13 ईयर एंड नाउ आई टेल यू इसको 0 बनाओ, तो आप क्या करोगे, सर इसमें -13 ऐड कर देता हूँ। तो अगर ये इफेक्ट Q का है तो इन सरफेस चार्जेस के पास और क्या चॉइस है, एक्सेप्ट टू प्रोड्यूस दिस सो दैट द नेट रिजल्ट बिकम 0। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, KQ/A² टूवर्ड्स Q, माइनस साइन नहीं लगा रहा मैं डायरेक्शन ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। इसका इफेक्ट यहाँ कैसा होता है, KQ/A² अवे, और मैंने सरफेस चार्जेस का इफेक्ट यहाँ क्या लिखा है, KQ/A² टूवर्ड्स Q। ओके, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, इट्स एन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ये। अच्छा, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्जेस एट P डैश, इसका आंसर होगा कांट बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ये आपको इंटीरियर के लिए। मैं तो कह रहा हूँ आपने सरफेस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड P पे भी कौन सा डायरेक्टली निकाल लिया, हमने इनडायरेक्टली निकाला है। फलाने का जो इफेक्ट यहाँ था उसका उल्टा, क्यों, क्योंकि नेट 0 है। अब यहाँ नेट 0 नहीं है ना, तो फलाने का उल्टा उल्टा वाली बातें P डैश के लिए वैलिड नहीं है। ओके, एक चित्र मैंने आपके लिए बना के रखा है, ये वही अपना अजीब सा दड़बा न्यूट्रल है, और यहाँ बगल में अपने भाई साहब Q। ये अंदर न्यूट्रल था, तो अच्छा मैंने ये भी कहा था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री जोन है, तो ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर इंक्लूडिंग द सरफेस दे आर इक्विपोटेंशियल, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो अब आप देखो गॉस को भी तो सेटिस्फाइड रखना है अपने को, तो हुआ क्या होगा इस दड़बे के आने से, यहाँ माइनस 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 आ गए होंगे। माइनस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, मोड़ लेता है ना, वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। तो ये जो Q था, अगर ये कंडक्टर यहाँ नहीं पड़ा था तो इस Q की लाइन्स कैसी थी, रेडियली अवे, लेकिन इसके आने से इसकी इस माइनस पने के मतलब ये आया और उसने अपना माइनस वाला सरफेस आपकी तरफ रख दिया, या इनफैक्ट क्यों कह दो कि माइनस भेज दिया आपकी तरफ। तो ये जो लाइनें हैं घूम घूम के यहाँ टर्मिनेट हो गई, सरफेस पे टर्मिनेट हो गई। एंड सिंस द एंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को लाइन्स कैसे काटती हैं आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को राइट एंगल पे काटती है 90 डिग्री पे, तो ये सारी 90 डिग्री पे टर्मिनेट होंगी। अच्छा, दूसरा साइड से लाइन जनरेट हो जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज है ना इधर। तो एक और बात नोटिस करना, चूंकि ये न्यूट्रल है, तो अगर मैं इसको एनक्लोजर बनाऊंगा, एक एनक्लोज सरफेस, इसको अगर मैं एनक्लोज सरफेस बनाऊंगा तो जितनी लाइनें इसके अंदर गई उतनी लाइन तो दूसरा साइड से बाहर निकलेंगी, क्योंकि टोटल फ्लक्स 0 आना चाहिए, क्योंकि अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, नेट चार्ज। इधर -Q है तो उधर पीछे +Q है ना, डाइपोल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो व्हाट आई नीड टू शो यू इज लाइन्स गॉट टर्मिनेटेड ऑन द राइट साइड, दे गॉट रीजनरेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, 90 डिग्री के एंगल पे टर्मिनेशन और जनरेशन हुआ है। और दूसरा बात, चूंकि न्यूट्रल है तो जितनी लाइनें यहाँ टपकी है उतनी लाइनें निकली है, ठीक है। तो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। तो कई बार ये सवाल एज इट इज आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट।
मज़े की बात, जब आपको ये सरफेस के चौकीदार, जब भाई देखो ये माइनसेस किसके हैं, पीछे वाले प्लसेस के जहाँ से आए हैं, तो अंदर का इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा ना इस पोलैरिटी में। बताया था ना मैंने फर्स्ट वाले सेगमेंट में, अभी थोड़ा पीछे करके शुरू से आप सुनोगे तो मैंने कहा ये बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये सिर्फ सरफेस के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इंटीरियर तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो इंटीरियर अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इंटीरियर अगर मौजूद नहीं है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। ट्राई अंडरस्टैंड गाइज, इन सरफेस के चार्जेस का क्या जॉब है। द पर्पस ऑफ दी सरफेस चार्जेस इज टू कीप द इंटीरियर, अब ये इंटीरियर मतलब, इंटीरियर का मतलब है ये इस आउटर बाउंड्री के अंदर का पूरा पोर्शन। तो आउटर बाउंड्री के अंदर का जो पूरा पोर्शन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रखना है। तो इवन इफ देयर इज अ कैविटी, देन दैट कैविटी ऑल्सो एंजॉयज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री जोन। कैविटी भी अंदर क्या एंजॉय कर लेती है कि भैया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री जोन एंजॉय करेंगे। तो इवन इफ देयर इज अ कैविटी विच इज चार्ज फ्री, है ना, सेम फंडामेंटल्स जो इस कंडक्टिंग रीजन को फैसिलिटी मिल रही थी कि भैया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैविटी के अंदर भी आ गया। इस प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैं लिख देता हूँ इसको। सो दिस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? कि एक कंडक्टर है, उसके बाहर यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है, उस कंडक्टर के अंदर कैविटी है, तो उस कैविटी के अंदर आप अपने जरूरी सामान रख सकते हैं, जरूरी सर्किट्स रख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आने से खराब हो सकते हैं। तो आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो खराब हो जाएगा, उसको आप लोहे के डब्बे के अंदर रख दो, है ना। तो लोहे के डब्बे के आउटर सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल ऑलवेज क्रिएट अ पोलैरिटी इन ऑर्डर टू कैंसिल द एक्सटर्नल इफेक्ट्स इनसाइड। देखिए, एक गलतफहमी नहीं पालनी है कि कंडक्टर के अंदर तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आपसे अगर कोई पूछे कि फलाने जगह पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आपका आंसर होगा k3/r²। अच्छा, इसका पर्सनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, k3/r²। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो नेट जीरो कैसे? सरफेस वालों ने क्या किया पता है, उसके विपरीत इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू ने अंदर कहीं पर भी प्रोड्यूस किया था, उसके विपरीत इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस चार्जेस ने प्रोड्यूस करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखा है, शून्य, दैट इज जीरो। मतलब इट्स लाइक समबडी इज थ्रोइंग कचरा इन योर हाउस। आप क्या कर रहे हो, उसको जाके मारना कूटना नहीं है, आप सरफेस चार्जेस हो। आप क्या करते हो, वो आपके घर में कचरा फेंकता है, आप उस कचरे को बाहर फेंक देते हो, तो ले देखे तो आपका घर साफ ही रहता है ना, जीरो कचरा हाउस। इट्स दैट वेज। ओके, सो लेट्स कीप चार्ज इन कैविटी। अभी कुछ देर पहले तक अपन ने बड़ा सा दड़बा लिया था, चार्ज फ्री कैविटी रखी थी, अब मैं कैविटी के अंदर भी चार्ज रख रहा हूँ। देखो, अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी फोकस रहने से ही समझ में आएगी, हो सकता है आपको दोबारा सुनना पड़े, ठीक है। मैं चीज़ें आपके सामने सबूत के साथ रखूँगा, है ना। केस की सुनवाई आप लोग करोगे एंड एक्सेप्ट करते जाओगे जैसे जैसे चीज़ें ओके होती जाएंगी, ठीक है। तो व्हाट आई कैन सी इज देयर इज़ अ कंडक्टर विद अ कैविटी इनसाइड। कैविटी के अंदर एक Q' नाम का चार्ज है, Q' वैल्यू का चार्ज अंदर है, सस्पेंडेड है। अब कैसे सस्पेंडेड है, हवा में कोई चीज़ कैसे टंगी रह सकती है? तो कोई नहीं, एक लकड़ी का खंभा गाड़ दिया और उसके ऊपर टिप पे चार्ज रख दिया, तो बिना कॉन्टैक्ट के वो हवा में सस्पेंडेड है। लकड़ी इज़ नॉन कंडक्टर, तो लकड़ी का होना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप जैसे बिजली की तार होती है अपने लैपटॉप की, कंप्यूटर की, टीवी की, प्लास्टिक कोटेड होती है ना, तो व्हेन यू होल्ड इट बट यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द कॉपर कंटेंट इनसाइड। तो देखिए, ये है आपका Q' चार्ज, ठीक है। बातचीत करने के लिए मैं इसको फर्स्ट नंबर अलॉट कर रहा हूँ। दिस इज़ योर फर्स्ट नंबर का चार्ज, ठीक है, नंबर फर्स्ट चार्ज, रोमन नंबर फर्स्ट, ओके। एंड दिस इज़ योर रोमन नंबर फोर्थ चार्ज। तो जब मैं इसको फोर्थ और इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ तो शर्त यह बात है कि अभी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आने बाकी हैं। क्लियरली, अगर ये चार्ज है तो ये लाइनें पैदा करेगा। अच्छा, इस रीजन में लाइनें हो नहीं सकती। तो व्हाट आई नाउ सजेस्ट इज दैट लेट अस कंसिडर सच अ गॉसियन सरफेस। ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं हम। तो ये पूरा गॉसियन सरफेस जो है वो कंडक्टिंग बाउंड्री के भीतर है। ये पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस कंडक्टिंग बाउंड्री के अंदर ही है, ठीक है। तो सिंस देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डॉटेड रीजन, है ना। इनफैक्ट मैं रीजनों के नाम भी रख देता हूँ, इसका नाम A रीजन, इसका नाम B रीजन, इसका नाम C रीजन। तो खास बात यह है कि रीजन B में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हो ही नहीं सकती, और रीजन B में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हो ही नहीं सकती तो शर्त यह बात है कि अगर ये Q' जो लाइनें पैदा करेगा वो इनर वॉल्स पे ही लाइनें टर्मिनेट होनी चाहिए सारी सारी। एंड इट क्लियरली मीन्स दैट यहाँ पे आएगा चार्ज नंबर सेकंड। और चार्ज नंबर सेकंड कितना होने वाला है ना, खास बात, चार्ज नंबर सेकंड जो है वो होएगा -Q'। एग्जैक्टली इसका उल्टा, क्योंकि जो लाइनें यहाँ से पैदा होंगी वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी इनर वॉल्स पे। ऑलराइट। अच्छा, अभी देखने वाली बात यह कि ये बाहर भी ये बैठा हुआ है Q। तो ये Q सर्टेन सी बात है कि सरफेस पे एक पोलैरिटी बिल्डअप करेगा, है ना, सरफेस पे एक पोलैरिटी बिल्डअप करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि अपन जो बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं उसमें अपन ने इसको न्यूट्रल लिया है, तो एक तो मैं सतह पे जो पोलैरिटी आएगी उसको थर्ड नंबर चार्ज से रिप्रेजेंट करना चाहूँगा।
एंड चूंकि ये न्यूट्रल मामला है इसलिए क्यू थर्ड जो है दैट इज गोइंग टू बी क्यू डैश। तो यहाँ क्यू डैश पड़ा है, ये अंदर पड़ा है, इनर वॉल्स पे आ गया माइनस क्यू डैश और आउटर टकले पे आ गया क्यू डैश, है ना, ताकि चार्ज नंबर सेकंड प्लस चार्ज नंबर थर्ड का जोड़ जो है वो क्या होने का, 0। तो ये बात के एवज में ही अपन ने ये बोला है ना, इम्प्लाई दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है जी। तो ये अपने चार्ज की वैल्यूज निकाली, तो यहाँ क्यू डैश है, यहाँ माइनस क्यू डैश है, यहाँ टकले पे क्यू डैश। अच्छा, अब मैं आपको इन सब का पर्पस बताता हूँ। देखो इस सेकंड नंबर ने क्योंकि सारी इसकी लाइनें खाली, इसका मतलब क्यू फर्स्ट, इनफैक्ट क्यू फर्स्ट की जगह अपन एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड, ऑफकोर्स वो वेक्टर है, इसका जोड़ 0 आएगा। कौन से रीजन्स में? इन रीजन्स बॉम्बे एंड कैलकाटा। क्योंकि देखो इस रीजन में जो लाइनें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इफेक्ट्स है, वो सिर्फ क्यू डैश और मतलब फर्स्ट चार्ज नंबर रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 के ही हैं। तो कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो इससे पैदा हुई और इस पर टर्मिनेट हुई, मतलब कैविटी के अंदर जो इफेक्ट है वो फर्स्ट और सेकंड का है। लेकिन क्योंकि लाइनें यहाँ से जो पैदा हुई वो टर्मिनेट हो गई यहाँ पे, इट मीन्स क्यू डैश, है ना, ये चार्ज नंबर फर्स्ट क्यू डैश और चार्ज नंबर सेकंड माइनस क्यू डैश, इन दोनों का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पर्सनली इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ओनली इन दोनों की, इनको एक्सक्लूड कर रखा है, इनके बारे में तो मैंने बात अभी की ही नहीं है। तो इन दोनों का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बॉम्बे और रीजन कैलकाटा में 0 आएगा, है ना। इनफैक्ट अगर मैं इन दोनों को डिलीट कर दूं, सपोज मैं इसको डिलीट कर दूं और इसको भी डिलीट कर दूं, इन दोनों को मैं गायब कर देता हूं, ऐसे चार्ज नंबर थर्ड और चार्ज नंबर 4 को डिलीट कर दूं, जस्ट डिलीट। अगर मैं इनको स्विच दबा के डिलीट कर देता हूं, है ना, तो भी चार्ज नंबर सेकंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि नौकरी क्या है इसकी नौकरी है चार्ज नंबर फर्स्ट के इफेक्ट को बाहर नहीं जाने देना। तो जैसे ये चार्ज नंबर सेकंड तो क्या एक चद्दर की तरह चार्ज फर्स्ट को लपेट लिया चारों तरफ से और कह रहा है तेरा असर बाहर नहीं जाएगा। अब बाहर बोले तो बॉम्बे भी बाहर है और कैलकाटा भी बाहर है, बॉम्बे एंड कैलकाटा बोथ। चार्ज सेकंड को ये थोड़ा ना पता है कि आउटर बाउंड्री किस शक्ल की है, आउटर बाउंड्री और बड़ी हो सकती थी, थोड़ी छोटी हो सकती थी, है ना, दिस आउटर बाउंड्री कैन बी बिगर, है ना। तो अगर चार्ज सेकंड इस इनर बाउंड्री के बाहर चार्ज सेकंड के इफेक्ट को 0 कर रहा है तो वो रीजन बी में भी 0 हो गया और सी में भी 0 हो गया। सो ट्राई अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट पीपल, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नंबर फर्स्ट एंड सेकंड will add up to 0. The electric field due to charge number first and second will add up to 0 in regions Bombay and Calcutta. ओके, अब दूसरी बात ये आती है ना, इंपॉर्टेंट बात, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड प्लस फोर्थ। ये बात तो अपन शुरू से ही कर रहे हैं। सरफेस पे जो चार्जेस होते हैं, सरफेस पे उनका जॉब क्या होता है कि भैया तेरा असर अंदर नहीं जाने देंगे। ये तो अपन पिछले पेज से समझ रहे थे ना, जब ये अंदर वाले लोग नहीं थे तो सरफेस पे न्यूट्रलिटी थी, इधर आगे माइनस 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 आ गया था, पीछे प्लस 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 आ गया था, बट देयर वाज अ इशू दैट वाज द पर्पस। व्हाट वाज द पर्पस? दैट इसका काम क्या था कि भैया तेरा इफेक्ट अंदर 0 कराना है। तो ध्यान से देखना, इसको बहुत बार फोकस करना पड़ेगा। चूंकि आउटर बाउंड्री की नौकरी होती है कि भैया चार्ज नंबर 4 का इफेक्ट अंदर कैंसिल कराना है, तो चार्ज नंबर 4 के इफेक्ट के साथ अपना इफेक्ट जोड़ लेता है आउटर बाउंड्री का सरफेस चार्ज, एंड इन रीजन्स बॉम्बे एंड आगरा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइज, आज का तुम्हारा टास्क यही समझना है। देखिए इनर वॉल पे जो चार्ज आया है उसकी नौकरी है कि तेरा असर, तेरा बोले तो फर्स्ट का असर बाहर नहीं जाने दूंगा, बाहर बोले तो बॉम्बे एंड इवन कैलकाटा, है ना। मतलब यूँ मान लो जैसे कोई एक कंट्री है, वो कंट्री की शक्ल ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान है ये और ये बीच में मध्य प्रदेश है। यूँ मान लो मध्य प्रदेश एक अलग कंट्री है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश अपनी आर्मी कहाँ डिप्लॉय करेगा? चार्ज नंबर सेकंड इज द आर्मी ऑफ मध्य प्रदेश, ओके। चार्ज नंबर सेकंड जो है इट्स द आर्मी ऑफ एमपी। तो अगर एमपी के अंदर से कोई बमबारी कर रहा है ना, एमपी के अंदर से अगर कोई बमबारी कर रहा है तो आई एम सॉरी, एक काम करता हूँ, इसको चार्ज नंबर थर्ड को मैं बोलता हूँ इंडिया की आर्मी है। सपोज लेट मी रिफ्रेम इट गाइज, ये सपोज आपका जो डायग्राम बनाया हुआ है ये इंडिया है, ठीक है, और ये एमपी एक अलग कंट्री है। तो हिंदुस्तान को अपनी आर्मी कहाँ कहाँ लगानी पड़ेगी? एक तो एमपी के चारों तरफ भी लगानी पड़ेगी, और बाहर तो लगाते ही अपन, है ना, पूरे इंडिया को चारों तरफ से मतलब ऐसे घेर के आर्मी तो लगाती है। तो बाहर से अगर कोई हिंदुस्तान पे हमला होता है तो ये ध्यान रखता है उसका, और अगर एमपी इंडिया पे अटैक करेगा तो ये ध्यान रख लेगा उसका, है ना। वर्कआउट दिस वेज गाइस, अगर चार्ज नंबर फर्स्ट इंडिया पे अटैक कर रहा है तो हमारी इनर वॉल पे जो आर्मी है वो हमारा ध्यान रखेगी। तो कर ही रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज इज कैंसल्ड बाय चार्ज नंबर सेकंड इन विच डोमेन्स? बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो अगर आप सोचिए कि अगर ये वाली आर्मी
एमपी के अंदर से होने वाले हमले से बचा रही है, तो नॉट ओनली यू हैव सेव्ड योर कंट्री बट यू हैव सेव्ड पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। अगर आपने इसके अटैक को इस इनर गोले से बाहर नहीं आने दिया तो आपने न केवल बी को बचाया, सी को भी तो बचा लिया ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि आपने इस मध्य प्रदेश की आर्मी से बोला कि भैया यहाँ बम नहीं गिरना चाहिए, यहाँ गिर जाए तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव प्रोटेक्टेड योर कंट्री, your number 2 army has protected your this region B against charge number 1. चार्ज नंबर सेकंड ने चार्ज नंबर फर्स्ट के अगेंस्ट, है ना, चार्ज नंबर सेकंड ने चार्ज नंबर फर्स्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन किया है, तो रीजन बी भी बच गया और रीजन सी भी बच गया। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन। अंदर पड़ा हुआ है चार्ज फर्स्ट, उसके इनर वाल पे आ गया चार्ज सेकंड। चार्ज सेकंड की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव ऑफ दिस। चार्ज सेकंड की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव ऑफ दिस। एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ चार्ज सेकंड? चार्ज सेकंड की नौकरी है कि चार्ज फर्स्ट के साथ अपना इफेक्ट मर्ज करके रीजन बी एंड इवन रीजन सी में जीरो आना है। ठीक है, तो नंबर 2 आपको बचाता है नंबर ए के इफेक्ट से। किसको बचाता है? बॉम्बे और कैलकाटा। सेकंड नंबर का चार्ज बॉम्बे और कैलकाटा को बचाता है नंबर फर्स्ट के इफेक्ट से। और नंबर 3 चार्ज बचाता है नंबर 4 के इफेक्ट से। किसको? बॉम्बे एंड आगरा, है ना। तो इन दोनों में आप देखो व्हाट इज कॉमन इज रीजन बॉम्बे। तो रीजन बॉम्बे तो परफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री जोन हो गया। रीजन बॉम्बे जो है वो परफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री जोन हो गया। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी वांट। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहना चाहिए ना, ये वाला रीजन तो कंडक्टिंग है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको जरा एक बार एक लाइन वाला डायग्राम भी समझाता हूँ, इसको आप फिर से सुन के इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी 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 प्रॉपरली। ओके, ये है आपका लाइनों का डायग्राम। आप देखो अंदर क्यू डैश बैठा हुआ था, तो क्यू डैश ने जो लाइनें पैदा की वो इनर वॉल पे खत्म हो गई, है ना, इनर वॉल पे खत्म हो गई। अब आप देखो इस लाइन में आपको, इस डायग्राम में आपको क्या क्या समझना है। यहाँ क्यू डैश से जो लाइनें पैदा हुई, मैंने कितनी लाइनें पैदा की क्यू डैश से? 4 लाइनें पैदा की। तो 4 लाइनें क्यू डैश से पैदा हुई और इनर वॉल पे 4 ही मरी, और 90 डिग्री पे इसलिए मरी क्योंकि अंदर ये वाला जो डॉटेड रीजन है ये पूरा का पूरा क्या है? इक्विपोटेंशियल। तो इसका मतलब क्यू डैश की औकात 4 लाइनें पैदा करने की है। तो इनर वॉल पे माइनस क्यू डैश है, तो माइनस क्यू डैश की पे कितनी लाइनें टर्मिनेट हुई? 4 ही हुई, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है। अब आप नोटिस करो, क्या आउटर टकले पे भी चार्ज, नेट चार्ज तो क्यू डैश ही है, हाउएवर पोलैरिटी बिल्डअप हो गई है। तो माइनस आगे आ गया होगा, प्लस पीछे आ गया होगा, कुछ न्यूट्रल सेगमेंट्स टूटे भी होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ओवरऑल सरफेस पे +6 चार्ज है, +6 ओवरऑल आउटर सरफेस पे +6 चार्ज है, तो ऐसा हो सकता है -3 इधर आ जाए और +9 इधर आ जाए। तो +9 और -6 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? +6। +9 और -3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? +6। तो ऐसा ही कुछ समझाएगा। आप देखो, मुझे क्यू डैश से मैंने 4 लाइनें पैदा की, इनर वॉल पे 4 लाइनें मर गई। अभी ओवरऑल सरफेस से 4 ही लाइन पैदा होनी चाहिए। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें जनरेट हुई हैं और 3 टर्मिनेट हुई हैं। तो नेट लाइन्स कितनी पैदा हुई सरफेस से? 4 ही तो पैदा हुई। अब आप देखो ये कुछ डायग्राम तो अपना बनाया हुआ था पहले, तो इट इज सिमिलर टू दिस। अच्छा, मैं फिर से बता दूं, इनर वॉल पे जो चार्ज है उसकी नौकरी है इससे बचाना बाहर वालों को। इनर वॉल पे जो चार्ज है उसकी नौकरी है क्यू डैश से बचाना। किसको? बाहर बोले तो इसको, और बाहर तो सभी हो गया ना, बाहर एवरीथिंग इज बाहर, दिस डॉटेड इज ऑल्सो बाहर एंड दिस रीजन इज ऑल्सो बाहर, तो सब बच गए। और जो टकले पे बाहर बैठा है उसकी नौकरी क्या है कि भैया तेरा असर अंदर नहीं जाने दूंगा। तो अंदर नहीं जाने दूंगा मतलब ये भी बच गया, कैविटी के अंदर वाले पॉइंट्स भी तो बच गए। तो कोई आपसे पूछे, अभी जरा ध्यान से सुनना, कि कैविटी के अंदर कौन कौन से चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ तो मुझे कैविटी के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ जाएगा। तो आपका जवाब होगा एक तो ये, और एक इनर वॉल पे जो है कैविटी के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है वो चार्ज क्यू डैश और इनर वॉल पे -क्यू डैश, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट बचता है। क्योंकि बाहर वाले गधों का तो अंदर जीरो हो गया वैसे भी। और जब मैं यहाँ बाहर बात करता हूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसका जिंदा बचता है? यहाँ बाहर, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लाइनें दिख रही है मुझे। तो अगर कोई पूछे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो किसका निकालोगे? एक तो इसका और एक जो बाहरी टकले पे जो बैठा है उसका, क्योंकि इन दोनों का गधों का तो कंबाइंडली आगे क्या हो गया? कैंसिल। सो दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। आप चाहो तो इसको पूरे को दोबारा सुनो, 2 बार सुनो, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड एक्सेप्ट इट, है ना। तर्क वितर्क से अपन बातें कर रहे हैं। हाँ जी, तो एक सवाल करते हैं अपन। इसमें मैंने एक स्फीयर लिया है, स्फीयर यू कैन सी। स्फीयर इसलिए ताकि कुछ कैलकुलेशन अपन कर पाएँ, अदरवाइज वो अजीब सा दड़बा लेंगे, अजीब सा शेप का, तो उसकी तो कुछ कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगी। सो आई हैव टेकन अ स्फीयर। लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट द स्फीयर इज टोटली न्यूट्रल, अर्थात इस क्यू चार्ज के प्रेजेंस में यहाँ टकले पे इधर प्लस माइनस 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 आ जाएगा, उधर पीछे प्लस 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 आ जाएगा, लेकिन टोटल जोड़ोगे तो सब कुछ जोड़ के 0 0 आएगा। अच्छा, पहला प्रश्न हमारा बनता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द सरफेस चार्जेस ओनली। कई लोग इसका फर्स्ट का आंसर तुरंत देखते कहते 0, सर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो 0। लेकिन पढ़ो क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है सरफेस चार्जेस ओनली का एट द सेंटर, है ना।
दूसरा पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, और तीसरा पूछा इस स्फीयर और इस पॉइंट चार्ज में किस तरह का फोर्स लगेगा, नेचर बोले तो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, है ना। तो आप इस सवाल को नोट कर लें एंड ट्राई इट ऑफ बिफोर आई शो यू द सोल्यूशन। हाँ जी, तो पहला पार्ट जो सोल्यूशन का है वो ये था कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्जेस। तो सरफेस चार्जेस बोले तो यहाँ कुछ माइनस आ गए होंगे और यहाँ पीछे कुछ प्लस आ गए होंगे, लेकिन एक बात तय है कि इन माइनसों और इन प्लसों का जो जोड़ है, इन माइनसों और इन प्लसों का जो जोड़ है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि द कंडक्टर वॉज टोटली न्यूट्रल। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द सरफेस चार्ज। इस सरफेस चार्जेस की नौकरी क्या है, इस क्यू के इफेक्ट को यहाँ पर नेगेट करना, क्योंकि अंदर सब जगह पे इस क्यू का असर इन लोगों ने तो काटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्जेस विल बी के क्यू बाय डी स्क्वायर टूवर्ड्स क्यू। ठीक है, ये अपन पहले भी किया था तो फिर से हो गया, कोई बात नहीं, ये वन नोन क्यों लिखा हुआ है ना, टूवर्ड्स क्यू। ये सरफेस चार्जेस का इफेक्ट आ गया। दूसरा सवाल हमारा ये था कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द गोला। डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल का। दूसरा बात, पूरा का पूरा डॉटेड रीजन इक्वी पोटेंशियल है। जब पूरा ही इक्वी पोटेंशियल है तो कहीं पे भी कैलकुलेट कर लो, जब पूरा इक्वी पोटेंशियल ही है तो कहीं भी कैलकुलेट कर लो ना। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस गोला। वाई नॉट लेट्स कम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड लैंड अप एट द सेंटर। सेंटर पे आप लैंड अप करिए। तो जब आप सेंटर पे लैंड अप करोगे और यहाँ जाके पोटेंशियल कैलकुलेट करो इंडिविजुअल, तो भैया इसका पोटेंशियल तो आ गया है ना, वी स्फीयर निकाल रहा हूँ मैं, जो कि वी सेंटर के बराबर होगा। और वी सेंटर इसलिए क्योंकि सेंटर पे मैं निकाल सकता हूँ, तो सेंटर पे इसका पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई डी प्लस। अब आपको समझने वाली बात आई है, समझने वाली बात यही है कि जितने भी सरफेस चार्जेस हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सबका क्या है सेंटर से डिस्टेंस, सबका आर 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 आर, बहुत हल्की हल्की लाइनें खींची मैंने, सबका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, आर आर आर। तो क्या होगा, के Q1 Q2 से लेके जितने भी सरफेस पे चार्जेस हैं ढेर सारे अपॉन आर, और इन ढेर सारों का सम क्या है, इनका सम है ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट ऑन द टकला विच इज जीरो। ये फॉर्मूला है ना। जैसे इस वाले इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर सपोज ये क्यू है तो के क्यू बाय आर, के माइनस क्यू बाय आर, के माइनस क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, सबको जोड़ोगे तो के बाय आर कॉमन आ जाएगा और अंदर का दड़बा क्या हो जाएगा, शून्य। तो हेंस द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर कम्स आउट टू बी के क्यू बाय डी। एंड thirdly, you can clearly see that the force is going to be attractive। क्यों भाई, क्योंकि जो आपको पसंद है उसको आपने आगे बुला लिया, जो ना पसंद है उसको पीछे भेज दिया। कूलम लॉ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो these minuses will be attracted by this with a stronger force and that is why the answer comes out to be attractive। alright, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं, आए देखें क्या कर पाते हैं उसमें और कुछ। हाँ जी, तो इसी कहानी में हमने क्या किया, कहानी में एक ट्विस्ट डाला है। सी आई हैव कनेक्टेड अ वायर विद द स्फीयर एंड अर्थ। ये इस तरह का सिंबल जो होता है ना, ये धरती से कनेक्शन का सिंबल होता है। ऐसा ऐसा बड़ा लाइन आड़ा, फिर एक छोटा लाइन, फिर एक छोटा लाइन ना। दिस इज द सिंबल ऑफ कनेक्टिंग विद अर्थ। अर्थिंग कहते हैं इसको। अब ऐसे तो आप एक दो ऐसे तीन बना दो, तीन तक ठीक है, और बना दो ऐसे छोटे छोटे, ऐसे कुछ नहीं है, तीन बना दो। तो इसको आपने धरती से जोड़ दिया। अब धरती से जोड़ने का मतलब है कि धरती इज़ अ बिग जाइंट कंडक्टर। धरती की सीमाएं फैली हुई हैं दूर दूर तक। इवन धरती द सेम धरती इज गोइंग टिल इन्फिनिटी। तो धरती का पोटेंशियल और इन्फिनिटी का पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम माना जाता है, क्योंकि यू आर बेसिकली कनेक्टिंग द अर्थ जस्ट बिलो यू एंड द सेम धरती इज गोइंग टू श्रीलंका। सो जो इन्फिनिटी का पोटेंशियल है वही अर्थ का पोटेंशियल है और वो जीरो होता है। तो अर्थ का पोटेंशियल अपन जीरो ले लेते हैं और रेफरेंस में जीरो लेना उचित भी होता है। तो व्हाट इफ वी कनेक्ट द सेम स्फीयर विच वी आर डिस्कसिंग विद अर्थ। तो वी अज्यूम द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो। तो इससे क्या होगा, किसी भी कंडक्टिंग तार से अगर आपने दो कंडक्टर्स को जोड़ दिया तो उनका पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है, इक्वल। तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो बिजली फ्लो होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो बिजली फ्लो नहीं होती है। कई बार हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, जैसे हम गाड़ी की सीट पे बैठ के आके उतरते हैं और किसी से हाथ मिलाते हैं तो एक हल्का सा स्पार्क होता है। चैप्टर के बिल्कुल शुरू में आपने चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा होगा। तो धरती से जब आप कनेक्ट करते हो तो चार्ज का आदान प्रदान हो सकता है, चार्ज का आदान प्रदान बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता है। अर्थ का पोटेंशियल और इस गोले का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू नाउ से इज दैट सर्टेन सी बात है कि ये क्यू चार्ज है, इसने धरती से कुछ चार्ज मंगा लिया होगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो मंगाएगा, और जो प्लस चार्ज यहाँ पिछले चित्र में यहाँ थे वो भग गए होंगे दूर, जो उनको और दूर जाने का मौका मिल गया। तो बेसिकली सेवरल माइनसेस चार्जेस हैव कम फ्रॉम धरती टू द स्फीयर। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि हमें एक क्यू डैश निकालना है कि भाई कितना चार्ज धरती से मंगाया गया।
तो पिछले क्वेश्चन में हमें चार्ज पता था और पोटेंशियल नहीं पता था, इस बार हमें पोटेंशियल पता है और चार्ज नहीं पता है। तो इस बार भी हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो गया है, 0। एंड लेट अस से हाउ मच चार्ज हैज कम फ्रॉम ग्राउंड, q डैश। आई नो इट्स नेगेटिव बट लेट द माइनस साइन कम ऑन इट्स ओन। सो व्हाट आई नाउ वांट टू से इज दैट जो स्फीयर का पोटेंशियल है वही केंद्र का पोटेंशियल है, और केंद्र का पोटेंशियल क्या होता है, जब भी अपने पहले सीखा, के क्यू बाई डी एंड के क्यू डैश बाई आर। ये क्यू डैश तो सरफेस पे फैला हुआ है लेकिन सरफेस सेंटर से बराबर दूरी पर है। अच्छा, ये जीरो होना चाहिए क्योंकि धरती से जुड़ा हुआ है, और धरती से जुड़ा हुआ है तो इसको जीरो करके यू कैन गेट इजीली क्यू डैश। सो दैट इज़ वन मोर एस्पेक्ट। ठीक है, मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यहाँ कवर अप कर दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी रहे। ऑलराइट, ओके, कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक अजीब सा शेप का कंडक्टर है, इसके ऊपर अपन ने कुछ चार्ज फेंक दिया ऐसे ही, तो वो चार्ज इसके सतह पे फैल गया होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चार्ज सरफेस पे रहता है, कंडक्टर के अंदर नहीं जाता। अंदर जाएगा तो लाइन पैदा करेगा, अंदर लाइन नहीं हो सकती। दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। दूसरा बात, क्योंकि इसकी शक्ल ही नॉन यूनिफॉर्म है तो इसके ऊपर यूनिफॉर्म फैलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। यूनिफॉर्म फैलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सपोज ये स्फेरिकल होता तो ये जो चार्जेस हैं ऊपर जो फैले हुए हैं ये यूनिफॉर्मली फैलते। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट अगर इक्वली लाइकली है, मैथमेटिक्स में एक शब्द यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, इक्वली लाइकली, तो सारे पॉइंट अगर इक्वली लाइकली है तो उस पर बराबर बराबर चार्ज जाएगा। तो अगर ये जो कंडक्टिंग शेप है इसके ऊपर अपने कुछ चार्ज फेंका इसके ऊपर, तो वो फैलेगा एकदम से, क्योंकि चार्ज एक दूसरे से दूर रहना चाहेगा। और अगर वो चार्ज फैलेगा तो सर्टेन सी बात है कि अगर इक्वली लाइकली पॉइंट्स है तो वो यूनिफॉर्मली फैलेगा। तो हैड इट बीन अ स्फेरिकल शेप देन जो है वो चार्ज यूनिफॉर्मली फैलता। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक छुट्टन फुट्टन सवाल है कि अगर मैं इसको स्फेरिकल मान के ही बातचीत करूँ तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, के क्यू बाय आर, है ना। लेट मी मूव अ बिट अप। अभी मैं इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ। आई वांट टू एक्सप्रेस दिस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो अगर मैं इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं क्यू की जगह लिख दूँ सिग्मा इंटू 4πr², और आर मैंने काट दिए। तो आर और आर अगर मैंने काट दिए तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज के कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और वी भी पूरे स्ट्रक्चर का पूरा जो स्फीयर होगा उसका सेम होगा। तो कैन आई से दैट सिग्मा इंटू आर इज अ कांस्टेंट, and if sigma into r is constant, what I can say is that sigma is proportional to 1/r। और बड़ी सीधी सी बात है, इससे एक हिंट निकल के आता है कि शार्प कॉर्नर्स का मतलब है रेडियस बहुत कम होगी, है ना, तुरंत ही घूम गया स्ट्रक्चर, तुरंत घूम गया। तो शार्प कॉर्नर्स मतलब तीखे तीखे जो पॉइंट्स हैं उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो किसी भी कंडक्टर पर अगर आपने चार्ज फेंका है तो ज़्यादा चार्ज कहाँ एकत्रित होता है, शार्प कॉर्नर्स पे। तो दिस इज़ वन ऑब्जेक्टिव जो जेईई मेंस वगैरह में आपको दिख सकता है। ओके, तो दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन, एक अजीब सा दड़बा मतलब ये है ना चंक, आगे एक चार्ज पड़ा है क्यू और इसके सरफेस पे चार्ज फैला है प्लस क्यू स्वाहा। अब आप देखो पिछले केस में ये न्यूट्रल था, है ना, जो अपने मेन डेरिवेशन किया था उसमें। अब इस बार मैंने इस पर चार्ज क्यू डाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार सरफेस पे फैले हुए चार्ज का समेशन इतना आना चाहिए। अब ये सरफेस पे पोलैरिटी की तरफ फैलेगा, कुछ माइनसेस आगे आएंगे, कुछ प्लसेस पीछे आएंगे, लेकिन सरफेस के सारे प्लसेस और माइनसेस का एडिशन करोगे तो कैपिटल क्यू आएगा। ठीक है, अच्छा, रूल वही है, एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। तो लॉजिक क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड पर्सनल ड्यू टू दिस एंड द सरफेस चार्जेस का जोड़ यहाँ शून्य आना चाहिए, अर्थात अंदर किसी भी पॉइंट पर सरफेस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसका विपरीत होगा, है ना, अपोजिट ऑफ दिस। दूसरा बात, कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पी हो चाहे अंदर कोई भी पॉइंट हो, कहीं पे भी आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। लेकिन यहाँ हम पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ हम पोटेंशियल इसलिए कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी शक्ल ही वाहियात है। अभी कुछ देर पहले अपन ने एक प्रश्न किया था जिसमें स्फीयर था, इसलिए अपन ने फिर भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द रैंडम शेप। ये मैं सारे पॉइंट्स तुम्हें एक बार ब्रशअप कर रहा हूँ ताकि तुम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको। हाँ जी, तीसरा पॉइंट अपना बनता है, ये वो सेम है, दूसरा ही पॉइंट है, बस एक अर्थिंग कर दी। अगेन सरफेस के चार्जेस की वैल्यू बदल गई क्योंकि धरती से कुछ नेगेटिव आ गया, बट सरफेस के चार्जेस की जॉब अभी भी वही है, टू कैंसल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस फेलो एट ऑल द पॉइंट इन साइड्स। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सरफेस चार्जेस, अगेन इट इज स्टिल अपोजिट ऑफ द छोटा क्यू। तेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है छोटे क्यू यहाँ पे, उसका विपरीत इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस पे फैले हुए चार्जेस को करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो सरफेस पे, उसका काम वही रहता है ना। तो दूसरा बात, कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो है क्योंकि आपने अर्थिंग कर दी, है ना। कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट पकड़ो, कंडक्टर पे आप कोई भी पॉइंट पकड़ो अंदर, उसका पोटेंशियल क्या आने वाला है, जीरो। तो एक बात तय है कि अब पॉइंट पी पर न केवल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो है।
इसका मतलब आप अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे सरफेस के चार्जेस का पर्सनल पोटेंशियल निकालोगे तो वो इसका विपरीत आएगा, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा सारे चार्जेस का होता है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पूछ ले कि भाई इस जगह पोटेंशियल में सिर्फ सरफेस चार्जेस का कितना है, तो आप इसका उल्टा बता देना। ओके, ट्राई अंडरस्टैंड गाइस। इस लेक्चर को हो सकता है आपको 2-3 बार सुनना पड़े, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आज चीज़ें थोड़ी सी तर्क वितर्क है ना, देयर इज नो मैथमेटिक्स इन्वॉल्वड। हाँ जी, चौथा पॉइंट आ रहा है। इस बार सरफेस स्फीयर है, अंदर कैविटी अंटिशंट है, अंटिशंट कैविटी तोड़ के आपको दे दी, और कैविटी के अंदर मैंने चार्ज भी धर दिया। ये अपन ने अभी डेरिवेशन भी किया था, डिस्कशन भी किया था, दोबारा सुन लेते हैं। इनर वॉल पे कौन आएगा? माइनस क्यू। नॉन यूनिफॉर्म क्यों आएगा? क्योंकि अंदर वाले की शक्ल ही भाई आता है, उबड़ खाबड़ शक्ल है, इक्वली लाइकली पॉइंट्स ही नहीं है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैलेगा। अच्छा, अभी आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना चार्ज होगा उसका, क्योंकि न्यूट्रल है स्फीयर, तो प्लस क्यू आउटर मोस्ट पे हो जाएगा, और वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट की शक्ल स्फीयर होने के बावजूद भी ये बैठा ना यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? डिस्टॉर्ट करेगा उस चार्जेस को जो आउटर सरफेस पर हैं। ओके, तो अब मुद्दा ये बनता है कि कोई आपसे पूछे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड्स बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर कोई यहाँ पूछ ले इस जगह पे यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? पहले तो वो होगा किसका? वो होगा इस क्यू का, और एक इनर वॉल पे जो चार्ज आएगा उसका होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपना रीजन ए था डिस्कशन में। यहाँ ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और यहाँ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसका, और आउटर टकले पे जो चार्ज आएगा उसका। वो भी निकाल नहीं सकते अपन। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आउटर सरफेस पे जो चार्ज फैला हुआ है बहुत अजीब तरीके से फैला हुआ है, वी डोंट नो द डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कोई आपसे पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर, अब ये आपके थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये बात खोपड़ी में बैठेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल का मीनिंग होता है इन्फिनिटी से आते हुए एक 1 कूलम चार्ज को स्लोली लेके यहाँ तक आ जाए उसका वर्क डन। ये रीजन सी में तो है ना, इन्फिनिटी से यहाँ तक मतलब रीजन सी में, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? इसका, और आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसका। तो उन दोनों का इफेक्ट ही अगर कंसिडर करना है पोटेंशियल कैलकुलेशन में, तो क्यों ना मैं कैविटी और उसके अंदर के कंटेंट्स को डिलीट कर दूँ। आई मीन टू से लेट मी क्रिएट अ डिफरेंट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं इस सवाल को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, आप देखो ये क्यू है, इसकी इनर वॉल पे आएगा माइनस क्यू, और आउटर वॉल पे आएगा, आउटर सरफेस पे आएगा कैपिटल छोटा क्यू। तो छोटा क्यू लिया है मैंने और ये लिया, बाकी अंदर के कबाड़ियों को डिलीट कर दिया। अब मैंने आपसे कहा कि आप इस स्फीयर का पोटेंशियल निकाल लो, जो इसका आएगा वही उसका आएगा, क्योंकि इसमें भी बाहर रीजन सी में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस क्यू और इस क्यू की बदौलत है, और इसमें भी यहाँ पे छोटा क्यू ऊपर सरफेस पे होगा और यहाँ बाहर बड़ा क्यू है। तो इन दोनों सब ये अलग क्वेश्चन है, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, बट इसका रीजन सी का इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स, और इसका रीजन सी कौन है? बाहर वाला। तो बाहर वाले पॉइंट्स के दोनों केसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न सेम है तो वर्क डन अगेंस्ट इट भी तो सेम आएगा। तो रादर देन फाइंडिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस क्वेश्चन? हाउ डू यू फाइंड आउट द स्फीयर्स पोटेंशियल? गो टू द सेंटर, गो टू द सेंटर। तरीका है ना स्फीयर का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो इसका टर्म तो आएगा के क्यू बाई डी, और उसका वो फैला हुआ है सरफेस पे, लेकिन हर पॉइंट जो कि सरफेस पर है उसका सेंटर से डिस्टेंस आर है, देयरफॉर आई कैन राइट के क्यू बाय आर। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द दिस स्फीयर। ओके, इस बात को आप फिर से सुन सकते हो, अंडरस्टैंडिंग में आज समय लगेगा, और अंडरस्टैंडिंग अगर आ गई तो आनंद आ जाएगा आपको। फिलहाल आप देखिए, इट्स अ स्फीयर विद अ स्फेरिकल कैविटी। स्फीयर है और स्फेरिकल कैविटी, उसके अंदर एक चार्ज क्यू पड़ा है अनसिमेट्रिक सी जगह पे। ये बाहर वाले गोले का सेंटर है, मतलब आउटर बाउंड्री का सेंटर है, और ये पी डैश अंदर वाले का सेंटर है। यहाँ बाहर एक क्यू पड़ा हुआ है। आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर प्रीटी क्लियर। चूंकि ये एक वाहियात जगह पे पड़ा हुआ है अंदर, इसलिए इनर वॉल पे माइनस क्यू आएगा, इनर वॉल पे माइनस क्यू आएगा, बट वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि बुलाने वाला सिमेट्रिक जगह पे नहीं बैठा है। बाहर वाले पे सेम प्लस क्यू आएगा काउंटर, क्योंकि इस पे माइनस क्यू है, न्यूट्रल नहीं, तो यहाँ माइनस क्यू आएगा तो यहाँ प्लस क्यू आएगा, ताकि उन दोनों का जोड़ के आ जाए 0। तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और आउटर मोस्ट बाउंड्री का जो प्लस क्यू है वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज ये बैठा है। अगर ये नहीं होता ना तो आउटर मोस्ट बाउंड्री पे जो आया है वो यूनिफॉर्म होता। अच्छा, पोटेंशियल का ये पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर अपन अभी पिछले पेज पे निकाले थे। जस्ट इग्नोर द कैविटी के कंटेंट्स एंड फाइंड द सेंटर पे। अब आपसे कुछ पूछा गया है, अब आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट पी एंड पी डैश। तो देखिए, पोटेंशियल एट पी जो है निकालने से पहले मैं पी डैश निकालता हूँ। सो लेट अस फाइंड द पोटेंशियल एट पी डैश। तो पोटेंशियल एट पी डैश क्या होगा? पी डैश सेंटर है, ठीक है। तो इनका सीधा सा फंडा होता है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, लेट्स से पी डैश, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी अगर आपको निकालना है तो उसका फंडा होता है पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर प्लस पोटेंशियल ऑफ कैविटी के अंदर के कंटेंट्स, अंदर के कंटेंट्स। तो अंदर के कंटेंट्स कौन है? वी ऑफ क्यू प्लस वी ऑफ माइनस क्यू, ये कैविटी के अंदर के कंटेंट्स है। इसका पोटेंशियल अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल अगर अपन ऐड करना चाह रहे हैं तो लेट मी शिफ्ट द पेज अ बिट अप, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या लिखेंगे, ये क्या बोलते हैं, हाँ, कंडक्टर का पोटेंशियल। तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि भैया इन्फिनिटी से आप आओगे तो सत्य तक तो आना ही पड़ेगा।
तो वो कंडक्टर के पोटेंशियल के बराबर वर्क डन हो गया। उसके बाद आप यहाँ फोकट में जाओगे और जब आप अंदर जाओगे तो आपको कैविटी के अंदर के कंटेंट्स भी दिखाई देंगे, फील होंगे, क्योंकि कैविटी के अंदर के कंटेंट्स का इफेक्ट यहाँ पर भी जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है। तो जब मैं कैविटी के अंदर जा रहा हूँ पी डैश पे, तो पी डैश पे मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो है कि भाई तो ये तो मैं टीप रहा हूँ के क्यू बाई आर प्लस के बड़ा क्यू बाई डी, ये तो मैंने यहाँ से कॉपी मारा, यहाँ से एज इट इज़। अब आप देखिए मैं पोटेंशियल का निकाल रहा हूँ पी डैश पे, तो पी डैश पे जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो ये जो इनर वॉल पे फैला हुआ है वो तो सारा का सारा चार्ज पी डैश से आर ही दूरी पे है ना, सबका डिस्टेंस आर ही तो है। सेंटर, हाउ फार इज सेंटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ स्फीयर, तो उसका तो आ जाएगा के माइनस क्यू बाय आर, ठीक है जी। और ये जो ये छोटा क्यू पड़ा हुआ है इसका पी डैश से डिस्टेंस शुरू में लिखवाया था, इसका पी डैश से जब सवाल लिखवाया था तो शुरू में लिखवाया था, ये देखो आप, ये व्हाट इज़ पी डैश का डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट इज़ पी डैश का डिस्टेंस, पी डैश एंड क्यू आर एट व्हाट डिस्टेंस, बी। इसका मतलब ये डिस्टेंस तो है बी और ये डिस्टेंस क्या है ना, ये सॉरी ये डिस्टेंस तो है बी और ये डिस्टेंस क्या है ए, ये डिस्टेंस तो है बी है ना, क्यू और पी डैश का लिखा है ना ऊपर, क्यू और पी डैश का डिफरेंस क्या है बी और पी और क्यू का डिस्टेंस क्या है ए। तो लेट्स गो अगेन टू द सेम सिचुएशन और यहाँ पर मैं क्या भरने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पी डैश पे निकालना है तो पी डैश का इनर वॉल वाले चार्ज से डिस्टेंस आर था तो वो तो मैंने लिख ही दिया। अब मैं आगे क्या लिखूँगा के क्यू बाय बी, सो दिस इज़ वी पी डैश, ओके। अब बात आती है वी एट पी लिखने की, तो जब मैं पी पे लिखूँगा तो ये जो ये वाला पार्ट है वो तो आएगा ही आएगा, है ना। जब मैं पी पे लिखूँगा तो कंडक्टर का पार्ट तो आएगा आएगा, लेकिन जब मैं कैविटी के अंदर के कंटेंट्स का पोटेंशियल पी पे लिखूँगा तो क्यू का तो लिख दूंगा, क्यू का तो लिख दूंगा मैं, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है। लेकिन मैं इनर वॉल के नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का, इनर वॉल पे जो नॉन यूनिफॉर्मली फैला हुआ चार्ज है उसका नहीं लिख पाऊंगा, है ना। तो वेयर विल आई इवेंचुअली लैंड अप, है ना, आई एम गोना लैंड अप एट वी पी इज इक्वल टू ये सेम ऊपर का कॉपी प्लस आगे लिखा जाएगा के क्यू बाई ए प्लस कांट बी ऑब्टेन। ये कौन है, ये वो चार्ज है जो ये यहाँ पड़ा हुआ है सेंटर पे, है ना। इसका तो लिख दिया सेंटर पे नहीं, सॉरी ये छोटा क्यू अंदर जो पड़ा, तो क्यू का तो आ गया पी पे, लेकिन इनर वॉल पे जो चार्ज फैला हुआ है उसका मैं नहीं लिख पाऊंगा। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। इस समस्या की वजह से अपन आगे यहाँ पे अपन क्वेश्चन मार्क लिख के छोड़ गए। सो दीज आर द सॉल्यूशंस। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। इन जनरल द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी विल बी, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी विल बी वी कंडक्टर प्लस पोटेंशियल ऑफ कैविटी के अंदर के कंटेंट्स, है ना। किसी भी कैविटी के अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होगा कि आप भैया कंडक्टर का पोटेंशियल ले लो और उसके अलावा किसके पोटेंशियल्स और कंसीडर कर लो, कैविटी के अंदर के कंटेंट्स के। तो कैविटी के अंदर के कंटेंट्स में यहाँ पर कौन है, एक तो छोटा क्यू है और एक इनर वॉल पे नॉन यूनिफॉर्मली फैला हुआ माइनस क्यू है। तो पोटेंशियल एट पी में क्या दिक्कत है भाई, ये पार्ट तो दोनों में कॉमन ही है। इनफैक्ट इसके अंदर का कोई भी पॉइंट ले लो आप कैविटी के अंदर का, ये पार्ट तो कॉमन ही आएगा। फिर आपको जो दो बच गए चार्ज, तो बच कौन सा चार्ज किया जिसको अपने रोमन नंबर फर्स्ट और रोमन नंबर सेकंड नाम दिया था। तो फर्स्ट तो क्योंकि खुद एक चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तो आप कहीं भी निकाल सकते हो ना पर्सनली, तो निकाल लिया मैंने। जैसे पी डैश पे मैंने क्या लिखा है के क्यू बाई बी, बिकॉज ये डिस्टेंस बी है और ये डिस्टेंस क्या है ए, तो ये में कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ है। तो सेंटर पे तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली फैला है तो भी लिख दिया मैंने, लेकिन अंडरस्टैंड किसी पॉइंट पे तो अपन को थोड़ी लिखना आएगा जब वी डोंट नो द डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस ओह मीन्स आई कांट फाइंड, सो वी पी इज कैनॉट बी कैलकुलेबल एंड वी पी डैश इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। ऑल राइट, तो अब ऐसा ही एक सवाल दूसरा करते हैं, मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। इस क्यू को मैं उठा के कहाँ पटकने वाला हूँ पता है, सेंटर पे। तो देखते हैं वहाँ से हमारी ज़िंदगी कितनी आसान होती है या नहीं होती, लेट्स सी। ओके, तो ये अगला सवाल आपके सामने आ गया। सी द ब्यूटीफुली ड्रॉन डायग्राम। इट्स अ सॉलिड स्फीयर विद अ कैविटी इन इट। कैविटी के डिटेल्स दिए हैं, रेडियस छोटा आर है और बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर है। यहाँ एक बार चार्ज पड़ा हुआ है, स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज एंड द सेंटर ऑफ द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस से डी डिस्टेंस पे, आउटर सरफेस के सेंटर से ये डी डिस्टेंस पे। अच्छा, इस बार जो कैविटी के अंदर चार्ज रखा है ना वो सेंटर पे रखा है कैविटी के। तो देखिए क्या करने वाला है, ये जो क्यू चार्ज है ये इनर वॉल पे भन्नाटेदार माइनस क्यू बुला लेगा और क्योंकि ये सेंटर पे बैठा है इसलिए वो इनर वॉल पे जो माइनस क्यू आएगा ना वो यूनिफॉर्मली आएगा। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इट इज़ इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैविटीज लोकेशन। ये कैविटी अंदर स्फीयर में अंदर कहीं भी हो सकती है ना। इट इज़ ऑल्सो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आउटर बाउंड्री गोल है। आउटर बाउंड्री अगर अजीब सी भी होती तो भी अगर इनर
कैविटी स्फेरिकल है और चार्ज सेंटर पे पड़ा है, तो इनर वॉल पे जो चार्ज आएगा वो यूनिफॉर्मली ही आएगा। तो क्योंकि इनवाइट करने वाला ये है ना, तो क्यू की बदौलत, सेंटर पे बैठे होने की बदौलत इनर वॉल पे क्या आएगा, यूनिफॉर्म चार्ज माइनस क्यू, इसलिए मैंने यूनिफॉर्म लिख दिया। अच्छा, आउटर टकले पे जो आएगा वो आएगा ये, लेकिन अगर ये क्यू चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है तो आउटर टकले पे जो चार्ज आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा लूँ यहाँ से तो आउटर वॉल पे जो चार्ज होगा वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अब इसमें अपन एक तो पहले कंडक्टर्स पोटेंशियल, भाई कंडक्टर्स पोटेंशियल में कैविटी और उसके कंटेंट्स को डिलीट करना होता है, तो फिर ये तो अपन 3 बार कर चुके हैं। इनर वॉल पे, सॉरी आउटर वॉल पे क्या है, प्लस छोटा क्यू, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल तो सेम फॉर्मूला। कैसे निकाल रहे हैं कंडक्टर का पोटेंशियल, इनको डिलीट मार दो, डिलीट मार दिया आपने, तो आपके सामने कौन है, एक स्फीयर जिसके आउटर सरफेस पे प्लस छोटा क्यू है और बाहर एक पॉइंट चार्ज बड़ा क्यू बैठा हुआ है। तो अगर सवाल ही चेंज कर दिया आपने, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, तो फिर इस कैविटी को डिलीट करने के बाद इस बड़े से दड़बे के सेंटर पे जाके आप पोटेंशियल कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा। तो दिस इज कंडक्टर्स पोटेंशियल। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कैविटी के अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कैविटी के अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा कंडक्टर्स पोटेंशियल प्लस जिस भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो वहाँ पे कैविटी के अंदर के कंटेंट्स का पोटेंशियल भी ऐड कर दो, है ना, क्योंकि कैविटी के अंदर के कंटेंट्स जो हैं वो इस रीजन में और इस रीजन में तो अपनी प्रेजेंस का एहसास ही नहीं करा पाते। तो व्हेन यू गो इनसाइड द कैविटी यू रियलाइज दैट दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज आपको एक सवाल दे रहा हूँ मैं, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। व्हाट इज पॉइंट ए? पॉइंट ए इज इनसाइड द कैविटी एंड एट अ डिस्टेंस छोटा ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैविटी। तो ये आप मुझे पॉज कर लो एंड यू कैन गेट टू द आंसर। लेट्स सी व्हाट डू यू राइट, देन आई विल टेल यू। तो ये है आपका उत्तर। देखिए मैंने क्या किया, पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालना है तो मैंने कंडक्टर का पोटेंशियल लिखा, प्लस पॉइंट ए पे इसका भी लिखूंगा मैं क्यू का, तो इस अंदर जो ये छोटा चार्ज पड़ा क्यू, इसका तो हो जाएगा के क्यू बाय ए, है ना, के क्यू बाय, तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, जो इनर वॉल पे माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू का मैं यहाँ पर कैसे लिखूँ, तो आप देखो इस अकेले सब कुछ डिलीट कर दो अपने सामने से और सिर्फ इस माइनस क्यू को देखो, जिसका कैलकुलेट कर रहे हो आपके सामने वो इंडिविजुअली पड़ा होना चाहिए। तो अगर इनर वॉल पे माइनस क्यू है और वो आपके सामने पड़ा है माइनस क्यू, तो वो एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, और यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। सो इसीलिए मैंने किसका रिजल्ट यूज़ करके ये आंसर चिपका दिया, रिजल्ट ऑफ अ शेल। तो क्योंकि यूनिफॉर्मली फैला हुआ है इनर वॉल पे, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है ना इनर वॉल पे माइनस क्यू इनर वॉल पे यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है इसलिए वो रिजल्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा एक बात और, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो है वो किसकी वजह से होता है कैविटी के अंदर, चार्ज नंबर रोमन नंबर फर्स्ट और रोमन नंबर सेकंड, है ना, इस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से। लेकिन चूंकि माइनस क्यू यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो उसका असर अंदर क्या आएगा, जीरो। यूनिफॉर्मली फैला हुआ चार्ज शेल के अंदर, शेल का रिजल्ट क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, आपने पढ़ा है। तो इसलिए खास बात है इस सवाल की कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछ ले तो वो सिर्फ इसका ही है, अंदर पड़े हुए पॉइंट चार्ज का, एंड दैट इज के क्यू बाई ए स्क्वायर अवे फ्रॉम क्यू, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ऑलराइट।